इस वक्त हम 2018 अक्टूबर नवंबर का एक पास पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और ये पेपर पूरे का पूरा विदाउट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करना होता है और इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए 2 आवर्स का टाइम वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में कहा जा रहा है इवेलुएट 2/7 + 1/5। इसकी इवेल्युएशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब भी दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए एलसीएम लिया जाता है। 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा और 7 35 को डिवाइड करेगा 5 और 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10, फिर 5 35 को डिवाइड करेगा तो 7 और 7 1 जा 7, तो 17/35 ये इसकी इवेल्युएशन के बाद एक सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगी जिसमें दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो गई हैं। तो आंसर स्पेस में हम 17/35 लिख देंगे। इसी तरह इसका पार्ट बी है, इसमें दो फ्रैक्शंस हैं लेकिन मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि जो सेकंड फ्रैक्शन है जो कि एक मिक्स नंबर है उसको हम एक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो वो 6/5 हो जाएगा और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन वगैरह नहीं हो सकती तो हम सिंपल न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है पार्ट ए में कि राइट 17 होल 1/2% यानी 17.5% एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म की फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम 17 होल 1/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 17 को मल्टीप्लाई करेगा 34 और 1 उसमें ऐड करके 35 बनाएंगे और डिनोमिनेटर में 2 रखेंगे। साथ साथ दूसरा काम ये करेंगे कि ये जो परसेंट लिखा हुआ है साइन, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसकी न्यूमेरिक फॉर्म में। तो परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 35/2 विल बी डिवाइडेड बाय 100 और डिवीजन के साइन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहते हैं तो हमें 100 को, जो कि 100/1 है, रेसिप्रोकेट करके 1/100 बनाना पड़ेगा। उसके बाद 5 से हमने सिंप्लीफिकेशन की, 5 ने 35 को कैंसिल किया और 100 को भी कैंसिल किया, तो और फिर मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर्स में हो गई तो 7/40 ये इस गिवन यानी जो एक्सप्रेशन था परसेंटेज में उसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है। इसके बाद पार्ट बी है जिसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 - 0.4 वो सिंप्लीफाई होगा। 1 में से जब हम 0.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.6 आंसर आएगा। उसके बाद 4 0.6 को मल्टीप्लाई करेगा जो कि मैंने साइड पे शो किया हुआ, और 2.4 आंसर आएगा। और फाइनली हम 6 में 2.4 को ऐड करके 8.4 बन जाएगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। 2018 पेपर 1 अक्टूबर नवंबर का पार्ट ए, पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब 3 पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिखूंगा। देखें ये साइन होता है, इस तरफ y है और उस तरफ क्या लिखूंगा? स्क्वायर ऑफ x यानी x स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वेशन में चेंज करना चाहेंगे तो दो काम करने होते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह आप इक्वल लगा देते हैं और दूसरा काम ये करते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा होता है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया? तो इसका मतलब हो गया है कि आपकी इनिशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू kx² बन गई। अब हमें k की वैल्यू चाहिए और उसके लिए हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि व्हेन y इज इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 8 है जबकि x की वैल्यू 4 है।
तो मैंने x की जगह पे 4 और y की जगह पे 8 रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया 8 इज इक्वल टू k टाइम्स 16. So k is equal to 8 upon 16 which is equal to 1 upon 2. इस तरह से आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, वो बन गई y is equal to x स्क्वायर अपॉन 2. k की जगह 1 अपॉन 2 पुट करके हमने उसे सिंप्लीफाई कर लिया. अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है जब आप x की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, 3 रिप्लेस करेंगे. तो इक्वेशन में दोबारा लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जब हम x की वैल्यू 3 रिप्लेस करके उसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा 9 अपॉन 2 और 9 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 4 होल 1 अपॉन 2. तो ये आपके y की वैल्यू है, और 4.5 भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. During 1 year, the mass of a child increased from 25 kg to 30 kg. Calculate the percentage increase in the mass. Percentage increase in the mass वो हमने कैलकुलेट करना है. तो अगर हम परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, परसेंटेज इंक्रीज विल बी इक्वल टू इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास. ओरिजिनल क्वांटिटी से जब आप इंक्रीज या चेंज को डिवाइड करते हैं तो आपको परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज मिल जाता है. अच्छा, अब इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कैसे निकालेंगे, फाइनल मास में से इनिशियल मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इनिशियल या ओरिजिनल मास 25 था, परसेंटेज बनाने के लिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो 25 1 जा 25, 25 4 जा, यहाँ पर 5 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 20%, जिसे आप यहाँ पर 20 लिखकर कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है फैक्टराइज कंप्लीटली. फैक्टर्स आपको पता है वो फॉर्म होती हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं. तो फैक्टर्स बनाने के लिए पहला काम हमें हमेशा क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर लेना होता है और मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो 3 कॉमन है और उसके साथ साथ a कॉमन है, तो 15a में क्या बचेगा, 5 बचेगा और b बचेगा. बस इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता. तो 3a टाइम्स 5 प्लस b या b प्लस 5 आपका आंसर है. अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है फैक्टराइज 6k माइनस एक्स वाई प्लस 2k एक्स माइनस 3y. हाँ, इसमें हम इस तरह से ना अरेंजमेंट करेंगे कि हमें फैक्टर्स बनाने में आसानी हो. तो आपने सही कहा, हम 6k के साथ 2kx इसको लिख लेते हैं. अच्छा, अब उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 3y और माइनस एक्स वाई. एक्स वाई को हमने बाद में क्यों रखा, क्योंकि देखें पहली दो टर्म्स इस तरह अरेंज हुई थी कि एक्स वाली टर्म दूसरे नंबर पर आ रही थी, तो एक्स वाई को फिर मैंने बाद में रखा ताकि वहां पे भी एक्स बाद में आए. अब पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और k कॉमन है, तो बचेगा 3 प्लस एक्स. अगली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, y कॉमन है. अब मैं y पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव, नेगेटिव. नेगेटिव कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है. तो माइनस 3y था, 3 हो जाएगा, और माइनस एक्स वाई था तो प्लस एक्स बचेगा. अब आपके पास कौन कॉमन आ रहा है, 3 प्लस एक्स आपने कॉमन दिया, तो आपके पास 2k माइनस वाई ये बच गया. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन की फॉर्म है, 3 प्लस एक्स टाइम्स 2k माइनस वाई. क्वेश्चन नंबर 6, fx इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 4
एफ ऑफ -6 आपको फाइंड करना है। अच्छा, एफ ऑफ -6 का मतलब क्या होगा? हाँ, क्या आपके पास जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पर आप -6 पुट कर देंगे, तो आपके पास ये बचेगा 3/-2 विच इज इक्वल टू -3/2, जिसको हम -1 होल 1/2 लिख सकते हैं। तो -1 होल 1/2 ये आपका आंसर हो सकता है, और -1.5 भी लिख सकते हैं इसको, वो भी ठीक है। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वैसे आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद पार्ट बी में ये हमें कह रहे हैं कि हम इसका ना इन्वर्स फाइंड करें। अब ज़रा आप इन्वर्स का तरीका देख लें। सबसे पहले आपने फंक्शन को लिखना है विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x+4। दूसरा काम, फंक्शन लिखने के बाद आपको ये करना है कि आपने एफ एक्स की जगह पे क्या लिख देना है? y, और बाकी राइट हैंड साइड एज इट इज रखनी है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपने वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर देना है। किस तरह? कि आपके पास जहां y लिखा था वहां पे क्या लिखेंगे? x, और जहां x लिखा था वहां पर क्या लिखेंगे? अब आखिरी काम आपको ये करना है कि आपने y को सब्जेक्ट बनाना है। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपने एफ एक्स को लिखा था, एफ एक्स की जगह y लिखना है। फिर उसके बाद ये करना है कि वेरिएबल्स की प्लेसेस इंटरचेंज कर देनी है। y की जगह x, ये प्रोसीजर है, y की जगह x और x की जगह y लिखना है। और आखिरी काम फिर ये करना है कि y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम पहले डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे मूव कर देते हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। x को दूसरी साइड पे मूव करते हैं, वहां जाके डिवाइड करेगा, और फिर 4 को दूसरी साइड पे मूव कर देते हैं। सो 3/x-4 ये y के लिए आपने ड्राइव कर लिया। आप इसी को f इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, वो भी यही होगा। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे 3/x-4। इस तरह इनवर्स कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ ईच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस is 4 more than the value of the term before it. The value of each term of a sequence is 4 more than the value of the term before it. The third term is 17 and the fourth term is 21. आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म बतानी है। अच्छा, अब देखें, कोई फर्स्ट टर्म है, उसके बाद कोई सेकंड टर्म है, थर्ड आपके पास आ गई 17, और फोर्थ आपके पास आ गई 21। अब आप थर्ड की मदद से सेकंड बता सकते हैं क्या होगी? 13 होगी। और 13 की मदद से फर्स्ट बता सकते हैं? 9 होगी। तो यहाँ पे आंसर स्पेस में आप लिख दीजिए 9, यानी फर्स्ट टर्म इज 9। Second part, find an expression for the nth term of this sequence. Give your answer in its simplest form. तो एक तो इसमें आएगा 9 प्लस इसमें 4 आएगा, लेकिन 4 से पहले आएगा n-1। 4 से पहले आएगा n-1। अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे? 1, 1-1, 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ? फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? अब आप सेकंड टर्म बनाएं। सेकंड टर्म बनाने के लिए n को क्या रिप्लेस करेंगे? 2, 2-1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 9 13। थर्ड टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? n को 3 रिप्लेस करेंगे तो 17 आ जाएगा, और फोर्थ टर्म के लिए n को 4 रिप्लेस करेंगे तो इस तरह 21 आ जाएगा। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। अब हमें इसको ना सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो ये बनेगा 4n-4, तो 4n+5, ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी।
और आप आंसर भी यही लिखेंगे 4n + 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा हुआ है कि राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर विच हैज अ वैल्यू बिटवीन 4 and 5। एक इर्रेशनल नंबर आपको लिखना है जिसकी वैल्यू बिटवीन 4 and 5 होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि 4 आंसर में आए, इसके लिए आपको किसका स्क्वायर रूट लेना होगा? 16 का। 5 आंसर में आए, इसके लिए आपको किसका स्क्वायर रूट लेना होगा? 25 का। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आप इर्रेशनल नंबर लें और उसका आंसर बिटवीन 4 and 5 आए, तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर कहाँ से कहाँ तक का नंबर सेलेक्ट करना होगा? जो 16 से बड़ा हो और 25 से। तो मिसाल के तौर पर हम 17 कर सकते हैं, तो 17 स्क्वायर रूट इसका एक आंसर हो सकता है। और कोई कोई और नंबर सेलेक्ट कर ले तो वो भी सही हो जाएगा, लेकिन बस वो इस रेंज के अंदर हो। तो कह रहे हैं कि कोफी इज यूजिंग नंबर कार्ड्स टू फॉर्म अ 5-digit नंबर। हिज नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 8। गिव द फाइनल डिजिट ऑफ हिज नंबर। फाइनल डिजिट क्या होना चाहिए कि उसका जो नंबर हो वो मल्टीपल ऑफ 8 हो। तो फाइनल नंबर ना यहाँ पर 4 होना चाहिए, क्योंकि उसका तरीका ये है कि अगर आप इस नंबर को 8 से डिवाइड करते हुए आए, ठीक है, आप इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले आप 12 को कैंसिल करेंगे, 8 1 जा, यहाँ पर कितना आएगा? 4। फिर आप 43 को कैंसिल करेंगे, 8 5 जा, यहाँ पर 3 आएगा, 4 जा 32 हो गया, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के साथ आप कोई ऐसा नंबर मिलाएं कि जो 8 से डिविजिबल हो। तो 2 के साथ सिर्फ 4 ही मिलाया जा सकता है, 4 के अलावा कुछ लिखेंगे ना तो वो डिविजिबल नहीं रहेगा। इसलिए हम यहाँ 4 लिखेंगे और फिर वो मिलकर 24 बन के 8 से डिविजिबल होगा।